स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताएंगे और साथ ही साथ इक्वेशन डिराइव करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। पिछले वीडियो में जब हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन बता रहे थे तो हमने आपको बताया था एक वर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और उसके बारे में बताया था ये दो तरह के होते हैं, म्यू एस और म्यू के। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब होता है कि टोटल फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर बॉडी रेस्ट में है तो लिखाएगा, इसी के जरिए डिफिनीशन आ जाएगा कि टोटल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ static friction. The maximum of static friction is called limiting friction. So static friction is also called limiting friction. फिर से एक बार बोल देते हैं, the total frictional force या total static frictional force per unit normal contact force is called coefficient of static friction, mu s, or coefficient of limiting friction. That means Fs by nu is called mu s. दूसरा होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन पर यूनिट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, यानी कि एफ के बाय न्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन यह दोनों दो चीज़ पर निर्भर करता है। नंबर वन, क्या मटेरियल जो दो ले रहे हैं जिसके बीच में स्लाइडिंग या एक दूसरे पर मूव करेगा वह किस चीज़ का बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल। एंड साथ ही साथ दूसरा चीज़ पर डिपेंड करेगा कि फिजिकल कंडीशन ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल जो हम ले रहे हैं वह रफ है, स्मूथ है, वेट है, ड्राई है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दो तरह के फ्रिक्शन होंगे और दो तरह के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होते हैं। अब हम उसके इक्वेशन की बात करेंगे। इसके लिए आपको बोर्ड पे आना पड़ेगा। तत्काल ये डायग्राम देख लीजिए, तो 3 डायमेंशनल डायग्राम आपको बनाया जा रहा है। इस डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है, यही डायग्राम बोर्ड पर बनाते हैं। आइए बोर्ड पर। अब इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए यह एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसके बेस पर थीटा एंगल बना रहा है। इसका हाइट h है और इसके जो दूरी है वह d है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कि मास है m, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, और इसके एवज में यह जो नॉर्मल फोर्स लगेगा न्यू वो अपवार्ड लगेगा। इस और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है चूँकि यह बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा। यहाँ पर सिर्फ हम s लिखकर छोड़ दिए हैं, एफ एस या एफ के नहीं लिख रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि जब स्टैटिक होगा तो यहाँ पर एफ एस मान लेंगे और काइनेटिक होगा तो एफ के मान लेंगे, यानी फिगर सेम रहेगा, हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। अब यह एम जी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह होगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह होगा एम जी साइन थीटा। अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सा फोर्स इस पर लग रहा है। नंबर 1 लग रहा है एम जी डाउनवर्ड, दूसरा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन अगेंस्ट द मोशन, और तीसरा लग रहा है न्यू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ये 3 फोर्स लग रहा है। अब ले लेते हैं सबसे पहले इस कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन एफ क्या हो जाएगा, एफ एस। तो इस फिगर में देखिएगा एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट इज एफ एस बराबर एम जी साइन थीटा एंड न्यू माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0। चूँकि
दो फोर्स है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पार्टिकल रेस्ट में है, इसलिए इक्वल टू 0, यानी दोनों फोर्स बैलेंस्ड होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दैट मीन्स न्यू बराबर एम जी कॉस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन म्यू एस इक्वल टू क्या होगा, एफ एस बाय न्यू। दैट मीन्स एम जी साइन थीटा बाय एम जी कॉस थीटा। दैट मीन्स एम जी कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। इस फिगर में देखिएगा तो टेन थीटा का वैल्यू जो है वह होगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी एच बाय डी, यानी म्यू एस बराबर एच बाय डी। यह फार्मूला होगा म्यू एस के लिए, ठीक है, म्यू एस बराबर एच बाय डी। एंड नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अब क्या हो जाएगा, एफ के यह हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और न्यू अब भी होगा एम जी कॉस थीटा। दैट मीन्स अब यहाँ पर हो जाएगा एफ के बराबर म्यू के इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाय एम जी कॉस थीटा, अगेन कैंसिल टेन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जैसे जैसे यह मूव करेगा डाउनवर्ड जैसे जैसे यह मूव करेगा, चूँकि काइनेटिक में है तो पार्टिकल नीचे की ओर जाता रहेगा, तो एच का वैल्यू जो है यहाँ इसका कम होता जाएगा। यह हाइट जो यहाँ पर था, यहाँ शुरुआत में जो यह हाइट यहाँ पर होगा, अंत में हाइट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चलेगा जाएगा एच डैश, और हर बार हाइट घटता रहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि म्यू के बराबर एच डैश बाय डी डैश, यह काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना सा है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सेलरेशन। अभी हमने बताया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बारे में, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का इक्वेशन बताया। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ ए बॉडी व्हेन सरफेस हैज फ्रिक्शन, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।